यथेमा वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। यजुर्वेद के 26वें अध्याय में लिखा गया यह प्रार्थना मंत्र जितना पुरातन है, चारण उतना ही पुरातन है। वेदों के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत और जैन शास्त्रों में भी चारणों का उल्लेख बड़े सम्मान के साथ किया गया है। राजपूताना का पूरा मध्यकालीन युग इनके कीर्ति महासागर की महागर्जना सुनाता आज भी खड़ा है। चारण चतुर्गणाय चारण धर्म न चूके, चारण सिद्ध सुगाय मरे पण टेक न मूके। चारण सत्य चरण शाख श्रेष्ठ चारणी, चारण कीर्ति शुद्ध शाख धर्म धारणी। कारण विलो की शुभ कार्यनी, अनधीर तेज नहीं धारणा। प्रजा राज हितकारी शुभ चुक्या नहीं कदी चारणा। ए प्रजा राज हितकारी शुभ चुक्या नहीं कदी चारणा। साहित्य सर्जन, युद्ध नीति का प्रचलन और भावी राज्यकर्ताओं का चरित्र गठन चारण ही करते थे। उस समय का एक एक चारण अपने आप में एक विश्वविद्यालय जैसा था। एक ऐसे ही चारणों के कीर्ति मुकुट समान व्यक्तित्व और उनकी वंश परंपरा में पनपी हुई प्रतिभाओं की बात आज हम करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज से 350 साल पहले पश्चिम भारत के गौरवशाली विश्वविद्यालय की गरिमा पाने वाली और भारतवर्ष को 350 से अधिक कवि रत्नों का उपहार देने वाली कच्छ के भुज नगर पर तत्समय प्रदीप्त हुई श्री राव लखपत व्रजभाषा पाठशाला की और उसके प्रथम कुलाचार्य राजकवि श्री हमीरजी रत्नों की। परंतु उससे पहले आइए चारण जाति में जिसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, ऐसे अयाची नामक बिरुद को पाने वाले इस रत्नु कुल की ऐतिहासिक धरोहर को जान लेते हैं। आज से 367 साल के समीप मारवाड़ राजस्थान स्थित घड़ोई गांव से विद्वता एवं पवित्रता की मूर्ति समान रत्नु कुल के चारण भारमल जी रत्नु के नेतृत्व में यात्रिकों का एक समूह थरपारकर की उत्तर पश्चिम दिशा में मकरान रेगिस्तान के निकट किरथर घाट की गुफा में विराजमान और 51 शक्तिपीठों की अधिष्ठात्री माता हिंगराज की यात्रा के लिए चला था। यात्रा से पुनः प्रस्थान करने पर मार्ग में नारायण सरोवर में स्नान करने हेतु और माता आशापुरा के दर्शन करने के लिए ये समूह कच्छ की धरती पर ठहरा था। विधि ने कुछ इस तरह संयोग का निर्माण किया कि संघ के प्रमुख भारमल जी रत्नु किसी असाधारण व्याधि से गिर गए। पीड़ा जब एक सीमा से अधिक हो चली, तब मां आशापुरा के सन्मुख जाकर उनको स्मरण करके भारमल जी ने मां से प्रार्थना की। हे देश देवी आशापुरा, पिछले 3 माह से मैं तुम्हारा अखंड जाप कर रहा हूं, फिर भी तुम्हारे इस तीर्थ में मुझे ऐसी पीड़ा क्यों भुगतनी पड़ रही है। हे मातेश्री, अब नहीं सहा जा रहा, या तो मेरी पीड़ा समाप्त कर दो या फिर इसी ही तीर्थ में तुम्हारी शरण में मेरे प्राण ले लो।
इतने व्याकुल भी मत हो भक्तराज। तुम्हारे इस रोग का उपचार करने के लिए मैंने अंजार परगने के खंबरा जागीर के स्वामी, यदुकुल वंश के राजपूत और मेरे प्रिय भक्त तमाची को चुना है। उसे मेरा वरदान है, अपने चिकित्सा ज्ञान से उसने बहुत से लोगों की व्याधियों का शमन किया है। तुम अभी अभी प्रस्थान करो और तमाची के पास जाओ। यह गगनवाणी होते ही चौदिश घंटा रव गूंज उठा। दिशाएं दिव्य ज्योतियों से प्रदीप्त हो उठी। माता आशापुरा की अनुमति लेकर भारमल जी ने खंबरा की ओर प्रयाण किया। तमाची ने सच्ची हृदय भावना से भारमल जी की शुश्रूषा की और उनकी व्याधि का शमन किया। अब बारी उनकी थी। अपने इस सेवक को वो कोई दैवी उपहार देना चाहते थे। भारमल जी ने माता आशापुरा को याद किया, मंदिर में जाके स्मरण किया। हे ब्रह्मांड भांडोदरी जगदम्बा आशापुरा, मेरी इस प्रकार निस्वार्थ सेवा करने वाले तुम्हारे उपासक तमाची को मैं क्या उपहार दूं? मैं ठहरा मारवाड़ का एक छोटा सा जागीरदार। आप आदेश करो तो अपनी यह छोटी सी जागीर भी मैं उसके नाम कर दूं। इसकी आवश्यकता नहीं है भक्तराज। तमाची मेरा प्रिय पुत्र है। मानव चिकित्सा और सेवा में उसने अपनी युवावस्था को न्योछावर किया है। तमाची मेरे पुत्र, मैं तुम्हें कच्छ का राज्य प्रदान करती हूँ। और ऐसा ही हुआ। कच्छ राज्य के महाराव खेंगारजी द्वितीय अपुत्र अवस्था में दिवंगत हुए। नलिया के जागीरदार होथी जी को कच्छ सिंहासन के उत्तराधिकारी की खोज करने का जिम्मा सौंपा गया। तमाची की प्रशंसा सुनकर वे खंबरा पहुंच गए और कच्छ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए तमाची को भूज ले गए। इस तरह भारमल जी रत्नों की प्रार्थना से माता आशापुरा ने खंबरा की एक छोटी सी जागीर के धनी को पूरे कच्छ राज्य का स्वामी बना दिया। माता आशापुरा ने तो भारमल जी की आशा पूर्ण कर दी। अब भारमल जी इस वरदान के बदले में कुछ प्रण लेकर माता रानी को अर्पण करना चाहते थे। भारमल जी ने माता आशापुरा की चौखट पे जाके माथा टेका और चारण जाति के इतिहास में कहीं और नहीं प्राप्त होने वाला प्रण लिया। हरिया गल में घात रे, हरिया गल में घात, अनका तू आगल तमा ए आवरा के जोर गुनात ए तो नर दूजो झाचीस नहीं। आज से मैं प्रण ले रहा हूं कि मैं और मेरे वंशज सिर्फ ईश्वर की कृपा और कच्छ राज्य का दिया दान ही स्वीकार करेंगे और पूरे विश्व में दूसरे किसी मिट्टी के बने हुए व्यक्ति से कभी कोई याचना नहीं करेंगे। और इस तरह भारमल जी और उनके वंशजों को अयाची का बिरुद मिला। उनके इस प्रण की पूर्ति के लिए महाराव तमाची ने उन्हें भाई के समान स्थान देते हुए हमेशा के लिए कच्छ राज्य में रोक लिया। बिया चारण बापुड़ा पण भारमल मुजोबा मुंग जाची तबिया ए जग माने राणा। शेष काल में महाराव श्री प्रागमल जी प्रथम ने भारमल जी को रायधन पर और उनके वंशजों को मोडवदर की जागीरें दी।
जहां आज भी उनके वंशज बस रहे हैं। चलिए अब अपने वार्तालाप को विक्रम संवत के 18वें शतक तक ले जाते हैं। यह समय कच्छ के महाराव देशल जी का समय था। राव देशल जी जितने पराक्रमी थे उतने ही व्यवस्था कुशल, धार्मिक और प्रजावत्सल थे। यहां तक कि कच्छ की प्रजा उन्हें देशरा परमेशरा के उपनाम से संबोधन करती थी। राव देशल जी के समय में कच्छ राजकवि के पद पर रत्नु भारमल जी की तीसरी पीढ़ी के राजकवि हमीरजी रत्नु विराजमान थे। रत्नु हमीरजी भी प्रथम श्रेणी के विद्वान और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। राव देशल जी के उत्तराधिकारी युवराज लखपत के भीतर पिताजी के धर्म और प्रजावत्सलता के गुण भरे हुए थे, लेकिन महाराव देशल को चिंता थी कि किशोर आयु में पहुंचे युवराज लखपत श्रृंगार और विलास के प्रति आकर्षित न हो जाए। इसीलिए देशल जी ने अपने प्रीति पात्र राजकवि हमीर जी को एक दिन यह बात कही। कविराज, खम्मा गणी हुकुम। कविराज, मेरे मन में एक चिंता बनी हुई है। किस बात की चिंता महाराव? आपके युद्ध कौशल्य से राज्य की सीमाएं सुरक्षित है। आपकी सुचारू राज्य व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था भी स्थिर बनी हुई है। और फिर आप तो अजात शत्रु हो महाराज। अपने आध्यात्मिक संस्कार और सात्विक स्वभाव से प्रभावित होकर प्रजा आपको देशरा परमेशरा विरुद्ध से जानने लगी है। आपको भला किस बात की चिंता? चिंता इस बात की है कविराज कि हमारी ये सांझी संस्कार और विद्वता की परंपरा को कैसे आगे ले जाया जाए। मान्यवर, युवराज लखपत में मेरा विश्वास है। वह तो एक रत्न के समान तेजस्वी है, किंतु इस हीरे को तराशना अभी बाकी है। युवराज लखपत के चारित्र में रहे ज्ञान, सद्भाव और विद्वता के गुणों को और उजागर करना है। इसीलिए युवराज लखपत को मैं अब आपके हाथों में सौंप रहा हूं। युवराज में ज्ञान और सद्गुणों का सिंचन करे कविराज। आप निश्चिंत रहिए महाराव। युवराज लखपत राज्य के मुकुट की तरह प्रकाशित होंगे। और इस प्रकार युवराज लखपत की प्रशिक्षा हमीरजी रत्नु ने प्रारंभ की। साहित्य, युद्ध नीति, ज्योतिष शास्त्र, अश्व विद्या, संगीत शास्त्र, छंद व व्याकरण शास्त्र, खगोल, ऐसी ज्ञान की अनेक विधाओं में युवराज का प्रवेश करवाया गया। बिया कवेसर बब्बड़ा नदियां हंदा नीर, गुण सागर गिरधर तणो है दरियाव हमीर। रत्नु गिरधर के पुत्र हमीर जी गुणों के सागर थे। उन्होंने कुंवर लखपत की शिक्षा के लिए स्वयं उत्तम ग्रंथों की रचना की, जिनमें हरिजस नाम माला, हरिजस पिंगल, लखपत पिंगल और नवरस विद्या जैसे ग्रंथ प्रमुख हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से कुंवर लखपत के भीतर हमीर जी ने ज्ञान का आरोपण किया और कुंवर लखपत सही मायने में एक तराशे हुए रत्न की तरह जगमगाने लगे। कच्छ रियासत का सूर्य हमीर जी और रा देशल की प्रतिभाओं से मध्याह्न पे था। उसी समय एक आंधी उठी। दिल्ली में राज कर रही मुगलिया सल्तनत की नींव कमजोर होने लगी थी। इसी कारण मध्यस्थ शासन कमजोर पड़ रहा था।
कई प्रांत के सूबेदारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मुगल शहंशाह को यह भीति होने लगी थी कि कच्छ महाराओं सिंध प्रांत के सूबेदार की सहायता करके उसे स्वतंत्र करवा लेंगे और फिर कच्छ रियासत से जोड़ देंगे। और जिसकी कोई नींव ही नहीं थी, ऐसे कारण को लेकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने गुजरात के सूबेदार बुलंद खान को कच्छ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। कच्छ राज्य की सीमाओं पर भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, किंतु इधर राव देशड़ पूजा पाठ में अधिक मात्रा में समय व्यतीत कर रहे थे, जबकि इस आपातकालीन स्थिति में राव को सीमाओं से जुड़े निर्णयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। महाराव के अमात्य उलझे हुए थे। महाराव को कैसे समझाया जाए, कौन जाकर समझाए? अतः यह बात हमीर जी को ज्ञात हुई। और फिर क्या हुआ? शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज, ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत बुधभावो भूतात्मा भूतभावनाः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षरः एव च। महाराज, क्षमा करे कविराज, मेरा पाठ चल रहा है, तब तक आप स्थान ग्रहण करें और प्रतीक्षा करें। बाबा, मोगल युद्ध द्वार पे आके खड़ा है। भुजिया दुर्ग का भुडांगरा कोठा अब राज्य के हाथों से जा सकता है। आपका समय यदि इसी तरह पूजा पाठ में व्यतीत होता रहा तो। किंतु ये मेरा नित्य क्रम है, इसे कैसे त्याग दूं? इसका उपाय है बाबा। मैंने आपके लिए इस सपाखरा गीत की रचना की है, इसे कंठस्थ कर लीजिए। आपका नित्य क्रम भी बना रहेगा और युद्ध भी होगा। देवांदा तारा जुचारा वेद चारंग अवतारा दशा धारा हरा 11 रवि 12 सखा धाम सतियां जतियां सारा सूरा पूरा ऋषशरा पीरा पैगंबरा सिद्ध साधका प्रणाम तोज नाव नाथा नाव ग्रह नाव सोनवाणु नदी नखत्रा नवे की आका फाका नव पंडित जीज पर बतंग आठ कोण बसु गाठ बता पाऊं 60 गाठ तीर्था 60 गाठ तीर्था समेत गाठ सिद्ध बोला 7 वारा 7 विशा नखत्रा सारंग 7 सापता समुद्र 7 तत्ता 7 साल पुराण कठार भार कठार वनस्पति उचार आदेश गादीनाथ ओमकार पारस चकल पतारु चंद्र सूर देखपाल पृथ्वी आकाश पानी पावर पवन गोला केवल सुवासीश कुबेर नमस्कार ब्रह्मा गणेश शेष खगेश विखंड जय गजोदा मथुरा माया काशी काची यवंतिका पूरी धारामती सरस्वती गंग पार जीज गोदावरी जम्मू रेवा गोमती गया प्रयाग कावेरी सरज जुमगी बदरी केदार जी कावेरी सरज जुमगी बदरी केदार। इस तरह एक पलड़े में धर्मशास्त्र और दूसरे पलड़े में युद्ध शास्त्र को रखकर हमीर जी ने कच्छ राज्य की शासन धुरा को स्थिर कर दिया। और महाराव ने युद्ध की तैयारियां आरंभ की। सोढ़ा, मोड़, गजन, हाला, होथी, वाघेला, हाजाणी, भीमाणी, लांगा ऐसी कई राजपूत और चारण योद्धाओं को एकत्रित करके मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। यहाँ तक कि उस समय भुजिया दुर्ग के समीप रहे प्रवासी 10 नामी अखाड़े के नागा साधु की जमात भी इस युद्ध में जुड़ गई। गढ़ ऊपर नाल निराम गजे भाड़ूत राणा चाड़ियां भूरजे ये गमरोल रजी धरती धड़के ngसुरान समा विषमा गड़के त्रिह के बर चिरिण तूर त्रहे बहुबाण अचूक बंदूक बगे विकराल सचाल त्रंबाल त्रजे सगिया वकडाल भाड़े सकजे ए दिन सात की उत्पात दले दिन सात की उत्पात दले अनकिल बेवख देसाल राव किले जुद प्राग हारे नर जुटविया कुरसाण वाला बल कुटविया
नाल तौने मुगंगू डबिया कल चाल बंगाल पुहाल किया ए मुगलान चढ़ेगन भूख मुआ हलुया पड़ तार फुआर हुआ बल कोई नहीं मन में बड़ी रोज रे बल कोई नहीं मन में बड़ियो उर शेर बिलंदर मुकालियो किल बांधी सिंगे मुनि बाब कहे सहकाज सतत चढ़ो सकबे चमराल चमर करे चढ़िया बिठुआ बड़ बैठ बड़ बढ़िया ए चमराल चमर करे चढ़िया बिठुआ बड़ बैठ बड़ बढ़िया। भीषण युद्ध हुआ और कच्ची सेना के वीरतापूर्ण प्रदर्शन से कच्छ राज्य का इस युद्ध में संपूर्ण विजय हुआ। विक्रम संवत 1785 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन पूरे कच्छ में विजयोत्सव मनाया गया और कच्छ में राव देशल के इस विजय से फिर शांति और स्थिरता स्थापित हुई। पेट की पवित्रता पुत्र में पिछानिए, यह उक्ति राव देशल के जीवन में मानो सही साबित हुई। राव देशल के दुलार से सिंचित संस्कार और हमीर जी की विद्यावंत शिक्षा से अलंकृत युवराज लखपत ने सन 1752 में कच्छ राज्य की धुरा संभाल ली। राव लखपत ने अपने शासन में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया जो कच्छ राज्य के इतिहास एवं चारणी साहित्य के आकाश में ध्रुव तारक की तरह चमक उठा। रत्नू हमीर जी की प्रेरणा और परिश्रम से कच्छ के पुरातन विश्वविद्यालय की श्रेणी में जिसने स्थान लिया, ऐसी श्री राव लखपत व्रजभाषा पाठशाला की स्थापना सन 1805 में हुई। राव लखपत ने मेवाड़ के किशनगढ़ से कनक कुशल जी और कुंवर कुशल जी जैसे विद्वानों को कच्छ बुलाकर भट्टारक की पदवी से सम्मानित करके उन्हें आचार्यों के स्थान पर प्रस्थापित किया। गुजरात, राजस्थान और सिंध सहित पूरे भारतवर्ष से अध्ययन के लिए छात्र उमड़ पड़े। इन छात्रों के विद्याभ्यास की खर्च व्यवस्था एवं आवास भोजन की व्यवस्था कच्छ राज्य ने अपने वित्त भंडार से की और साहित्य क्षेत्र को प्रदान की गई इस सच्चे मोती की खाद से फसल भी ऐसी ही समृद्ध निकल आई जिसने व्रजभाषा, चारणी और हिंदी साहित्य को माला माल किया। इस विद्यालय के विद्याभ्यास के हेतु कई ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें लखपत पिंगल, नवरस विधान, लखपत अलंकार चंद्रिका, लखपत काव्य विलास, लखपत श्रृंगार सिंधु, लखपत स्वराध्याय इत्यादि प्रमुख रहे। काव्य अभ्यास के अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में पिंगल और छंद शास्त्र ही नहीं, गायन शास्त्र, नृत्य, वाद्य, हस्तलाघव जैसी युद्ध कला और पूरा युद्ध शास्त्र भी सिखाया जाता था। पूरे 2 शतक तक यह पाठशाला कार्यरत रही। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी सिद्धि है। राव लखपत और रत्नू हमीर जी ने अपने रहते हुए ही इस पाठशाला को एक बीज से वटवृक्ष में परिवर्तित कर दिया। इस पाठशाला ने 350 समर्थ कवियों की भेंट भारतवर्ष को प्रदान की। इस विश्वविद्यालय के ग्रंथागार में मूल्यवान ग्रंथ थे। इन ग्रंथों को संयोजित करके 5 वर्ष का अभ्यासक्रम तैयार किया गया था। अभ्यास पूर्ण होने के पश्चात दीक्षांत समारोह राज दरबार में होता था, जिसमें प्रत्येक छात्र को 52 दोहरे की बावनी या एक काव्य ग्रंथ की रचना करके प्रस्तुत करनी होती थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को कवि की पदवी, कवि का परिवेश, नकद इनाम और सनद प्रदान की जाती थी। इस प्रक्रिया से
पाठशाला से उत्तीर्ण होने वाले कई कवि अलग अलग रियासतों के राज कवि बने। उदाहरण के तौर पे नवानगर के राजकवि व्रजमाल जी महड़ू, भावनगर के राजकवि जेठीभाई महड़ू, देवगढ़ बारिया के राजकवि कानदास महड़ू, लीमड़ी के राजकवि शंकरदान जी देथा, स्वामीनारायण संप्रदाय के ब्रह्मानंद जी। यह सूची बहुत लंबी है। स्वतंत्रता के पश्चात देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिला दिया गया। 200 साल तक कच्छ राज्य के राज्याश्रय में पनपी इस पाठशाला को स्वतंत्र भारत की सरकार 2 दशक तक भी नहीं चला पाई। अनेक विद्याओं के पुष्पों से महकने वाले इस उद्यान को पुराने राजाओं के विलास का साधन समझ के कलम के एक ही वार में सितंबर 1948 में निष्प्राण कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय के अंतिम आचार्य मान्यवर श्री शंभुदान जी रत्नू रहे। इस बूझते हुए विद्या दीप को प्रज्वलित करने हेतु वह जीवन पर्यंत जूझते रहे। शंभुदान जी स्वयं एक प्रथम श्रेणी के काव्यकार रहे। स्वतंत्र भारत की प्रजा की आकांक्षाओं का चित्र उन्होंने अपनी एक अनूठी रचना चक्र प्रबंध काव्य में संजो दी और राष्ट्रध्वज चित्र काव्य के शीर्षक से उसे चांदी के मानपत्र पर अंकित करके उस समय के प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत की थी। सर से ध्वज आज शुभम दर से 10 हो दिन अंबर से वर से जय नाद निजंतर से तर से दिखलात दिनंकर से कर से दुख दूर दया धर से धर से चित छत्र विजय वर से विश्वास विशंबर से भर से गत पंच सुदासर से। इसके अतिरिक्त शंभुदान जी रत्नू ने कच्छ के एनसाइक्लोपीडिया का दर्जा पाने वाले ग्रंथ कच्छ दर्शन की रचना की, जो कि कच्छ प्रांत की किसी भी जानकारी के लिए प्रमाणभूत माना गया। इस ग्रंथ की 3 आवृत्तियां प्रकट हुई और इसकी आज तक 3000 प्रतें वितरित हो चुकी हैं। आचार्य शंभुदान जी ईश्वरदान जी रत्नू के पुत्र श्री पुष्पदान जी शंभुदान जी रत्नू भी एक विद्वान राजपुरुष रहे और 4 सत्रों तक कच्छ के सांसद भी रहे। अपने वकालत के व्यवसाय की व्यस्तता के बीच भी उन्होंने साहित्य की सेवा की। पाठशाला बंद होने का रंज उनके हृदय से कभी नहीं निकल पाया और वे सदा इस क्षेत्र के पुनः उदय के लिए कुछ न कुछ करने में जुटे रहे। इसी उपक्रम में साल 2010 के जनवरी माह की 16 और 17 तारीख को उन्होंने राजकवि शंभुदान जी ईश्वरदान जी रत्नू शताब्दी वर्ष के भव्य समारोहों का आयोजन किया। इन समारोहों में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री मान्यवर श्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मान्यवर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी उपस्थित रहे। मां भारती के इन निष्ठावान पुत्रों को उस समय राव लखपत व्रजभाषा पाठशाला के वैभव का परिचय दिया गया और मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार का विद्याभ्यास कैसे प्रस्थापित किया जा सकता है, उस विषय पर विचार करने का उत्तरदायित्व पुष्पदान जी को दिया। परिणाम स्वरूप सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में दिनांक 12 मार्च 2012 से श्री झवेरचंद मेघाणी लोक साहित्य केंद्र की स्थापना की गई, जिसके प्रथम नियामक आचार्य डॉक्टर अंबादान जी रोहड़िया रहे। दिनांक 4 अक्टूबर 2021 से कच्छ यूनिवर्सिटी में भी राजकवि हमीरजी रत्नू लोक साहित्य केंद्र की स्थापना की गई है। कच्छ राज्य के विद्याभ्यास क्षेत्र में
सूर्य समान अनूठे योगदान के लिए रियासत के शासक कुल को और हमीर जी रत्नों के राजकवि कुल को हमेशा के लिए याद किया जाएगा।